वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हमें टेंस का पार्ट 2 करना है। टेंस का पार्ट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हेडिंग डाल लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, क्लियर है। देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरा तो क्या लगाना है मेरे को, इज, आई के साथ एम, और प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाना है, आर। एसर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो चुकी है। अगर मेरे को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, इज एम आर प्लस नोट प्लस वी वन प्लस आई एन जी, क्लियर है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग आप आगे ले जाइए, यानी इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी वन प्लस आई एन जी। नोट हमेशा 3 नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है। नोट हमेशा 3 नंबर पे लगाइए। ये स्ट्रक्चर्स थी कुछ जो हम देख चुके थे पिछली क्लास के अंदर। अब हमें स्टार्ट करना है यूजेस। हेडिंग डाल लीजिए, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि यूजेस से ही सदैव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजेस के अंदर सबसे पहले लिखिए कीवर्ड्स, कि किन पहचान के शब्द कौन कौन से हैं, पहचान के शब्द जिनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सामान्यतः इन केसेस में होता है। देखिए पहचान के शब्द, नाउ, एट प्रेजेंट, करंटली, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, these days, nowadays। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको देख के आपको सामान्यतः पता लग जाता है कि कंटिन्यूस के अंदर मेरा एक्शन हो रहा है, टेंस मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए। नाउ ए डेज, दीज डेज, करंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, क्लियर है। यूजेस में आते हैं। यूजेस में कीवर्ड्स हमने देख लिए कि आपको नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, इस तरह के वर्ड दिखें तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। और पिछली बार हमने देखे थे एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, फ्रिक्वेंटली, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की कीवर्ड्स थे, क्लियर है। देखिए फर्स्ट यूज करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एक्शन इन प्रोग्रेस, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होगा जो बोलते समय जारी हो, यानी ऐसा एक्शन जो बोलते समय जारी हो, उस संदर्भ में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। बोलते समय जारी होना चाहिए, प्रेजेंट के अंदर होना चाहिए और बोलते समय जारी होना चाहिए, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, माई फिंगर इज ब्लीडिंग। जिस समय बोला जा रहा है उसी टाइम ये एक्शन जारी है। यू आर प्लेइंग, दे आर रनिंग, ही इज राइटिंग, ही इज वॉचिंग, क्लियर है। जिस समय आप बोल रहे हो उस समय एक्शन जारी है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड यूज लिखिए, सेकंड हेडिंग डाल लीजिए, एक्शन इन प्रोग्रेस, एक्शन इन प्रोग्रेस अराउंड
मोमेंट द स्पीकिंग। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि जिस पल हम बोल रहे हैं उस समय कार्य नहीं हो रहा हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द कार्य चल रहा हो। जब बोल रहे हैं उसके इर्द गिर्द की इन दिनों क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, तो जिसमें बोल रहे हैं उसमें नहीं हो रहा, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड जब कार्य हो रहा हो, इस तरह के अर्थ जब निकलते हैं तब अपने को किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ ए डेज। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज लर्निंग फ्रेंच नाउ ए डेज। ही इज लर्निंग फ्रेंच नाउ ए डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाउ ए डेज दे आर मेकिंग ए मूवी। इन दिनों वे एक मूवी बना रहे हैं। तो नाउ ए डेज इन दिनों क्या चल रहा है? बोलने वाले के अराउंड चल रहा है। दीज डेज, नाउ ए डेज, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो आपको समझ लेना है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, मोर एग्जांपल इसके आपको देखने हैं तो देख लीजिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम दीज डेज। अब नोट डालिए, इसमें नोट डालिए। कुछ नोट वाले एग्जाम्पल हैं जो आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ होता है रेनिंग के बाद लाइक वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा होना, बहुत जोरों से बारिश होना, कि यह मतलब इस मतलब कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं। इसका रियल में ये कहाँ से आया था इडियम, कि इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पशुओं की लाशें वाशें तैर रही थी, तो वहाँ से कैसा लग रहा है कि बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं, जबकि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इडियम होता है मूसलाधार वर्षा होने के लिए। तो बरसात हो रही है तो आपने आईएनजी का प्रयोग कर लिया, और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसके लिए आप इट का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज फीडिंग द बेबी। शी इज फीडिंग द बेबी। नेक्स्ट, ही इज स्टैंडिंग। ही स्टैंडिंग का अर्थ होता है वह खड़ा है, वह खड़ा हो रहा है नहीं है, इसीलिए नोट में लिखवाया है ही इज स्टैंडिंग। इसका अर्थ होता है वह खड़ा है। फिर देखिए एग्जाम्पल लिखिए, ही इज स्टैंडिंग अप। ही इज स्टैंडिंग अप, वह खड़ा हो रहा है। खड़ा हो रहा है तो स्टैंडिंग के साथ क्या लगाना है आपको, और वह खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, और ही इज सिटिंग डाउन, वह बैठ रहा है। ही इज सिटिंग का अर्थ होता है बैठा हुआ है, और ही इज सिटिंग डाउन, वह बैठ रहा है। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा ही इज वेयरिंग ए शर्ट, वह शर्ट पहन रहा है। जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम अगर कोई एक्शन हो रहा है तो आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही इज वेयरिंग
ए शर्ट। इसका अर्थ हो गया वह शर्ट पहने हुए है, शर्ट पहने हुए है, वही बैठे हुए वाली बात, खड़े हुए वाली बात। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि वह कमीज पहन रहा है, तो मैं इसका अर्थ क्या दूं? अगर वेयरिंग का अर्थ पहना हुआ है तो पहन रहे का अर्थ दिया जाता है ही इज पुटिंग ऑन ए शर्ट। ध्यान रखनी है आपको छोटी छोटी बातें। ही इज पुटिंग ऑन ए शर्ट आप यूज करना है शर्ट जब पहन रहा है के अर्थ में, और शर्ट उतार रहा है तो आपको क्या यूज करना है? ही इज टेकिंग ऑफ द शर्ट। शर्ट उतार रहा है, टेकिंग ऑफ द शर्ट। जब आप पहन रहा है तो पुटिंग ऑन, और पहने हुए है वेयरिंग। तो आपको इन चीज़ों का अर्थ पता होना चाहिए। तो ये कुछ नोट के अंदर डाल लीजिएगा कि पहने हुए और पहन रहे के अर्थ में वर्ब किस तरीके से यूज करते हैं आईएनजी में होने के बावजूद। नेक्स्ट, यूज नंबर 3, इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन में लिख लीजिए एडमिशन इज गोइंग ऑन। कार्य पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। इनकम्प्लीट है, अभी तक कार्य पूरा हुआ नहीं है। तो इनकम्प्लीट एक्शन को बताने के लिए भी आपको किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट भी है नेक्स्ट वाला, लिख लीजिए स्लो चेंज। स्लो चेंज को बताने के लिए आप कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। स्लो चेंज को बताने के लिए कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना है। जैसे कि आजकल भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट लिखिए द लेवल ऑफ सी इज इंक्रीजिंग। द लेवल ऑफ सी इज इंक्रीजिंग। स्लो चेंजेस को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोर योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग। तुम्हारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए जो वर्ब काम में आती है वो डिटीरियोरेट होती है। एक बार सीजीएल के अंदर पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, डिटीरियोरेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर गोइंग हाई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इंक्रीजिंग। द नंबर के साथ आपको सिंगुलर का प्रयोग करना है, प्लूरल का? द नंबर ऑफ the number of students in the school देखिए आजकल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज को बताना चाह रहे थे। इंक्रीज को बताने के लिए आपने कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर लिया। अब देखिए द नंबर का प्रयोग किया है, तो द नंबर के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? इज। और ए नंबर ऑफ होता तो आप क्या लगाते? वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट, टेम्परेरी एक्शन। नेक्स्ट लिख लीजिए यूज नंबर 5, टेम्परेरी एक्शन।
ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम। टेम्परेरी एक्शन है, इन दिनों कर रहा है, हमेशा नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखिए हार्श टोन स्ट्रिक्ट ऑर्डर। हार्श टोन साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो एग्ज़ाम में काम की नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, उसके बाद एरर आपकी स्मूथली होने लग जाती हैं। जैसे हम गुस्से से किसी को कहते हैं यू आर सिटिंग हेयर, मैं आपको कहाँ कहाँ देख रहा था, यू आर सिटिंग हेयर, तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं तुम्हें सारे ढूंढ लिया। तो हार्श एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है, उसके सेंस में भी आप कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो अक्सर काम में आता है, टाइम एंड प्लेस फिक्स होने पर पहले से ही फिक्स होने पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही इज गोइंग टू कोलकाता नेक्स्ट मंथ। ही इज गोइंग टू कोलकाता, जगह भी फिक्स थी, टाइम भी फिक्स था। जब ऐसा होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जब आपको एग्जाम में कोई पीएम का दौरा, स्कूल खुलने की, यानी फिक्स शेड्यूल की बात करेगा, शेड्यूल्ड इवेंट है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट। शेड्यूल्ड इवेंट कौन से होते हैं, जैसे पीएम का दौरा है, स्कूल कब खुलेंगे, शादी कब होगी, तो शेड्यूल्ड इवेंट की बात करोगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। और आप टाइम एंड फिक्स, जब टाइम और प्लेस फिक्स है और आप जाने वाले हो या जा रहे हो के सेंस में आप बात करोगे, तो कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग आपको करना है। जैसे ही इज टेकिंग डिनर, ही इज टेकिंग डिनर। डिनर ईट नहीं किया जाता, टेक किया जाता है, ध्यान रखिए। ही इज ईटिंग डिनर नहीं आएगा, ही इज टेकिंग डिनर का प्रयोग करना है। ही इज टेकिंग डिनर एट द ताज टुमारो, कि वह वहां डिनर कर रहा होगा। अब फ्यूचर का है लेकिन फिक्स है। देखिए फ्यूचर तो घटना होती है, फिक्स नहीं होती है। अगर आप विल बी का यूज करते ही विल बी टेकिंग डिनर, तो वो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपका फिक्स है तो आपको किसका प्रयोग करना है, सामान्यतया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। चिंता मत करिए, इसमें आपको एरर जब आप सीट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एरर पूछी जाती हैं, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। सीट के अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप इन यूजेस को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट यूज नंबर 8 लिखिए, इस टेंस का प्रयोग किसी व्यक्ति की ऐसी वर्तमान आदत के लिए किया जाता है जो दूसरे के लिए, ऐसी वर्तमान आदत के लिए किया जाता है जो दूसरे के लिए इरिटेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चिड़चिड़ाहट, अनोयंस, नाराजगी का कारण बनती है। ऐसी आदत है कोई जो आपके लिए इरिटेशन या अनोयंस का कारण बनती है, तो उस आदत को बताने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। और इसके लिए सामान्यतः जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं, देखिए इरिटेशन कब होगी, कोई चीज़ आप बार बार अगला करता रहेगा जो आपको पसंद नहीं है, तो
आपको इरिटेशन हो जाती है। इसलिए इस चीज को बताने के लिए जो कीवर्ड काम में आते हैं, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, नेक्स्ट ऑलवेज, परपेचुअली, नेक्स्ट ऑफन, फॉरएवर, फॉरएवर। क्लियर है? तो ये कुछ कीवर्ड हैं जिसके अंदर आप बार बार कोई चीज करते हो और अनोयंस है उसको बताने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से देखते आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। नेक्स्ट, हिज वाइफ इज ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू क्लोथ्स। उसकी पत्नी हमेशा पैसे मांगती रहती है। तो इरिटेशन वाली आदत को बता रहा है, ये बार बार मांगती रहती है, एक ही एक चीज, चिड़चिड़ाहट हो जाती है इससे। नेक्स्ट, हर हस्बैंड इज कंटिन्यूअली कंटिन्यूअली कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग ऑफ बीइंग हार्ड अप। हार्ड अप को लिख लीजिए, तंग हाल को बोलते हैं, कि उसका पति हमेशा शिकायत करता रहता है कि मैं तो गरीब हूं, तंग हाल है, तो बीइंग हार्ड अप। तो ऐसी आदतें जो आप बार बार कंप्लेन करते हो, बार बार जो दूसरे के इरिटेशन का, अनोयंस का कारण बनती है, उनको दर्शाने के लिए भी कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक आधा एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि आपकी थोड़ी वोकेब भी सही हो। ग्रम्बलिंग अगेन, ग्रम्बलिंग क्या होता है? शिकायत करना कोई चीज की। ग्रम्बलिंग अगेन, यू आर फॉर एवर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट विद मी। क्लियर है कि दोबारा शिकायत कर रहा है, तो शिकायत, इरिटेशन को, बात को बताने के लिए आपको कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल एक आधा और देखना चाहे, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड्स। वह हमेशा सड़क पर भाग जाता है। तो ऐसी आदत को बताने के लिए सामान्यतः कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। इससे कोई एरर का क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये आपको बताने के लिए था। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रूल है वहां से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, उसको आपको ध्यान से करना है। लिख लीजिए, निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग, निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग, निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस से, कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है। क्लियर है? कौन कौन सी हैं ऐसी वर्ब्स, इनकी आपको लिस्ट तैयार करनी है। जिन मैंने बोला है ध्यान से देखिए कि इनके साथ कभी भी प्रयोग आपको नहीं करना है।
नहीं को ध्यान से अंडरलाइन करना है कि इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग इन वर्ब के साथ कभी भी नहीं किया जाता है। अब देखिए कौन कौन सी हैं ऐसी वर्ब। सबसे पहले लिखिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन पिछले वीडियो में मैंने बताई थी 5 वर्ब ऑफ परसेप्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं लिख लीजिए। सी, हियर, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट। सी, हियर, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट। ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड जो हम सुन सकते हैं, आंख नाक जो महसूस कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है। इनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग कभी भी नहीं करोगे। और इम्प्रूवमेंट के अंदर अगर आपको दे दिया जाए कि आईएनजी का प्रयोग तो नहीं होगा लेकिन इसकी जगह कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, तो मैंने आपको बताया था वर्ब ऑफ परसेप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आपको करना ज़्यादा उचित रहता है। अगर ऑप्शन आपको उस तरीके से हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे टिक मार के आइए। सेकंड देखिए वर्ब ऑफ अपियरिंग। वर्ब्स ऑफ अपियरिंग। वर्ब्स ऑफ अपियरिंग कौन सी होती हैं लिख लीजिए इसके अंदर। अपियर, सी, लुक। अपियर, सी, लुक। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको रटा जाएगा ये, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बस एक बार नोट करते चलिए साथ साथ कि अपियर, सी, लुक, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग अपने को नहीं करना है। थर्ड लिखिए वर्ब्स ऑफ फीलिंग। वर्ब्स ऑफ फीलिंग, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड। इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग अपने को नहीं करना है। कौन कौन सी होती हैं ऐसी वर्ब, नोट कर लीजिए इनको। लव, हेट, अभोर। अभोर भी क्या होता है, नफरत करना। देखो ए बी प्लस भोर से याद रख सकते हो। अमिताभ बच्चन भोर, भोर मानी सुबह, सुबह उठने से नफरत करता है, तो अभोर आपको याद रह जाएगा। अभोर क्या होता है, नफरत। नेक्स्ट डिस्पाइज। डिसलाइक करना किसी को क्या होता है, डिस्पाइज। डिस्पाइज के ब्रैकेट में लगा लीजिए डिसलाइक। डिटेस्ट। डिटेस्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हेट। टू हेट समवन, टू हेट, नफरत करना डिटेस्ट होता है। नेक्स्ट लाइक, होप, डाउट। आई एम होपिंग नहीं करना, आपको आई होप करना है। आई एम डाउटिंग नहीं करना, आई डाउट। क्लियर है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड बताने वाले, इमोशन बताने वाले जो वर्ड हैं, इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग अपने को नहीं करना है। दोबारा देख लीजिए। लव, हेट, अबोर। अबोर का अर्थ भी हेट करना होता है। डिस्पाइज, डिसलाइक करना। डिटेस्ट, किसी को नफरत करना। लाइक, होप, डाउट। ये एंटीनम भी आपके सिनोनिम भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ, इसको ध्यान रखते जाना है। नेक्स्ट वर्ब ऑफ थिंकिंग, 4 नंबर पे लिखिए
वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग कौन सी होती हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता? सबसे पहले थिंक, नेक्स्ट मीन, सपोज, आई एम सपोजिंग नहीं होगा, आई सपोज, इमेजिन, आईएनजी का प्रयोग इमेजिन के साथ नहीं करना है, रिमेम्बरिंग नहीं होगा, रिमेम्बर, नेक्स्ट रिमेम्बर के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, बाकी कोई टेंस का प्रयोग तो हो ही सकता है, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग आपको नहीं करना है। फॉरगेट, नेक्स्ट बिलीव, नो, ट्रस्ट, नो के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, ट्रस्ट। ये क्या हो गई? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। क्लियर है? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग याद हो जाएगी आपको। थिंक, मीन, सपोज, इमेजिन, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगेट के बाद बिलीव, नो, ट्रस्ट। ये सब लिस्ट बना लेनी है और इसको दीवार पे चिपका दो ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए। जब आप सीट करोगे तो मैं आपको यही चीज़ बार बार बताऊंगा कि मैंने आपको वर्ब्स करवाई थी, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं आता है, तो ये याद करनी है आपको। नेक्स्ट है हैव। हैव या पजेशन वाले, जो पजेस करने वाली वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ओन, पजेस, ओनिंग नहीं होगा, पजेसिंग नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा, आई हैव। बिलोंग टू, कीप, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, इंक्लूड, ध्यान रखें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं इसके अंदर, जैसे ऑन जिसका क्वेश्चन आता है, पजेस क्वेश्चन आता है, हैव क्वेश्चन आ चुका है, कंप्राइज क्वेश्चन आ चुका है और कंसिस्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि पजेस करने वाली वर्ब जो होती हैं इनके साथ भी कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। फिर लिखिए सम अदर वर्ब्स, एक अलग से कैटेगरी बना लीजिए जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। सम अदर वर्ब्स जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, ऐसी कौन कौन सी होती हैं? देखिए कोस्ट, नेक्स्ट डिजर्व, इक्वल, डिपेंड, फिट, ओ, लैकिंग। देखिए जब ये पार्टिसिपल की तरह काम करें तो इनके साथ आईएनजी लग सकता है। मैं बात कर रहा हूँ टेंस की यहाँ पे, जिसके साथ ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब में ये काम आ रहे हो, जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा हो, तब की बात हो रही है। डिजर्विंग कैंडिडेट है वो सही होता है, वहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वहाँ वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा। जहाँ वर्ब की तरह मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हो तब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब ये जेरेंड की तरह काम करें तब ये कर सकते हैं, जैसे लेकिंग ऑफ समथिंग सही है, लेकिन लेक के साथ आईएनजी का प्रयोग आपको नहीं करना है जब आप प्रयोग करते हैं उसे वर्ब की तरह। तो ये लेकिंग गलत हो जाएगा, आपको लेक का प्रयोग करना है।
दो चार उसमें और भी होती हैं, जैसे लिख लीजिए मैटर, MATTER। नेक्स्ट रिक्वायर, नेक्स्ट रिजेंबल, नेक्स्ट नीड, डेयर। साउंड। तो इन वर्ब्स के साथ सामान्यतया ING का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है? हमने दोबारा थोड़ा रिवाइज करते हैं, इसको रिपीट कर देता हूं मैं भाई, फटाफट आपको याद होती चले। वर्ब ऑफ परसेप्शन हमने देख ली है, जिसमें सी, हियर, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट। ये रिकॉग्नाइज है। नेक्स्ट वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, सी, लुक। वर्ब्स ऑफ फीलिंग, लव, हेट, अबोर, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लाइक, होप, डाउट। वर्ब ऑफ थिंकिंग हमने देखी, थिंक, मीन, सपोज, इमेजिन, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट। फिर हमने पजेस वाली वर्ब्स देखी, इनके साथ ING का प्रयोग नहीं करना है। ऑन, पजेस, हैव, बिलोंग, कीप, कंसिस्ट, कंप्राइज, इंक्लूड, इन्वॉल्व। फिर कुछ अलग वर्ड्स हमने देखे, कोस्ट, डिजर्व, इक्वल, डिपेंड, फिट, ओ, लेक, मैटर, रिक्वायर, रिजेंबल, नीड, डेयर, साउंड। इनके साथ कभी भी ING का प्रयोग अपने को नहीं करना है। अब इनको एक एक को लेके देखते हैं डिटेल में। तो हमने लिस्ट तैयार कर ली ताकि आप एक साथ इनको लिखी हो तो याद कर सको। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी। अलग अलग लेके देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। सी, जब सी का अर्थ देखना होता है, जब सी का अर्थ देखना होता है, परसीव विद द आइज। अगर हम आंखों से कोई चीज को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका कंटिन्यूस नहीं बनता है। लिख लीजिए, का अर्थ देखना हो तो देखने के अर्थ में, अर्थ में ING नहीं लगेगा, कंटिन्यूस नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई सी हिम कम टुवर्ड मी। देखिए, मैंने मेरी तरफ आते हुए देखा, तो आते हुए देखे के अर्थ में है, तो आप आंखों से देखने के अर्थ में आई सी हिम लगाओगे। आई एम सीइंग हिम, मैं देख रहा हूं, गलत हो जाएगा। सी के साथ ING का प्रयोग आपको नहीं करना है। यानी आपको अगर आई एम सीइंग लगाता इस सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट, आई सी यू आर नॉट अटेंटिव टू योर स्टडीज। जब मैंने देखा और आंखों से परसीव कर रहा हूं, देख रहा हूं, देखने के अर्थ में आप प्रयोग करोगे तो आई सी लगाओगे, आई एम सीइंग का प्रयोग नहीं करोगे। बाकी कोई भी टेंस का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसके साथ सी के साथ ING देखने के अर्थ में प्रयोग नहीं आएगा। लेकिन 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 जब सी का अर्थ मिलना होता है, जब सी का अर्थ, जब सी का अर्थ, जब सी का अर्थ मिलना होता है, मिलना होता है, तो तो कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो सकता है। तो कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो सकता है।
क्लियर है? मिलने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है, देखने के अर्थ में नहीं होगा। और वर्ब ऑफ परसेप्शन तो तभी होगी जब आप परसीव करोगे आई से, तब नहीं होगा। लेकिन सी का अर्थ मिलने के अर्थ में हो तो, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर सीइंग द पीएम टुमारो। तुम कल पीएम से मिलने वाले हो या मिल रहे हो। जब तुम पीएम से मिल रहे हो का जब अर्थ देना है आपको, तो यू आर सीइंग बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ मिलने का अर्थ दे रहा है, देखने का अर्थ यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। आई एम सीइंग यू टुनाइट। मैं आपसे आज रात मिल रहा हूं। तो अब मिलने के अर्थ में सी के साथ आईएनजी का प्रयोग आ सकता है, लेकिन देखने के अर्थ में सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं आएगा। क्लियर है? बी पॉइंट। बी पॉइंट में देख लीजिए, हियर हमने अभी देखा था सी कि हमने सामान्यतः तो रूल क्या किया था, वर्ब ऑफ परसेप्शन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सी का प्रयोग मिलने के अर्थ में जब हो, देखने के अर्थ में ना हो के, तो आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। इसी तरीके से हियर है, जब इसका अर्थ होगा सुनना, तो आप कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन जब आप सुनवाई के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, सुनवाई क्या होती है? कोर्ट में, न्यायालय में। जब न्यायालय में सुनवाई की बात करेंगे तो आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है, तो प्रयोग सही होता है। देखिए दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। आई हियर ए नॉइस। आई एम हियरिंग ए नॉइस गलत हो जाएगा। मैं एक आवाज सुन रहा हूं, आपको बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है। सुनने के अर्थ में हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, यानी एम हियरिंग गलत होगा। आई हियर यू, आई हियर यू आर लिविंग फॉर अमेरिका। मैंने सुना तुम अमेरिका जा रहे हो, तो आप हियर का प्रयोग कर रहे हैं, आई एम हियरिंग का प्रयोग गलत हो जाएगा। सुनने के अर्थ में आप किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के अलावा कोई भी टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जब सुनवाई के अर्थ में प्रयोग होगा, लेकिन सुनवाई के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप करें ही, लेकिन हो सकता है। जैसे द जज, द जज, द जज इज, द जज इज हियरिंग द केस। क्लियर हो गया कि केस की सुनवाई कर रहे हो, सुनवाई करने में हियरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए सी पॉइंट, टेस्ट। टेस्ट लिखिए, स्मेल, जब आप इनका प्रयोग करेंगे नेचुरल के अर्थ में, तो नेचुरल अगर आप जानबूझ के आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के एक्शन नहीं किया जा रहा है, नेचुरल चीज़ों की अगर बात हो रही है, तो आप इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे शुगर, टेस्ट स्वीट, ये इसका नेचुरल गुण है। नेचुरल गुण की बात करेंगे, नेचुरल अगर क्वालिटी की आप बात करोगे, तो टेस्ट के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। ए रोज
स्मेल्स स्वीट, ए रोज इज स्मेलिंग स्वीट, महक रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना है, रोज स्मेल स्वीट होगा, क्योंकि महकना इसका नेचुरल गुण है। जब नेचुरल गुण की बात करेंगे, जैसे अब सूंघने के अर्थ में आई स्मेल समथिंग बर्निंग, लेकिन अगर आप जानबूझकर कोई एक्शन कर रहे हो, जैसे आई एम टेस्टिंग दैट स्वीट, तो वहां टेस्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। आपको याद इसमें ये रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि यहाँ नेचुरल जो क्वालिटीज होती है उनके साथ आईएनजी का प्रयोग करके देता है, जो आपको नहीं करना है। नेचुरल क्वालिटी वाला याद रखना है। जानबूझ के एक्शन में टेस्ट के साथ, स्मेल के साथ, आई एम स्मेलिंग द फ्लोर, मैं फर्श सूंघ रहा हूं, तो सही है, आई एम स्मेलिंग द फ्लोर यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेचुरल गुण होगा कि ये चीज मीठी है, ये चीज खट्टी है, कुनेन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, आपने एपीएससी वॉइस पढ़ा होगा, तो कुनेन टेस्ट्स बिटर होगा। क्लियर है कि अगर किसी का नेचुरल क्वालिटी गुण की बात हो रही है तो उसमें टेस्ट और स्मेल के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। और आप जानबूझ के एक्शन कर रहे हो, जैसे आप फर्श सूंघ रहे हो, कोई चीज टेस्ट कर रहे हो, आई एम स्मेलिंग द फ्लोर, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अपीयर, वर्ब ऑफ अपीयरिंग करी थी ना हमने, उसी का पॉइंट है अपीयर। अपीयर में लिखिए, सी का अर्थ हमने देखा था ऊपर, देखने के अर्थ में होता है, सी का अर्थ मिलने के अर्थ में होता है, और सी का अर्थ प्रतीत होना, प्रतीत होने के जब अर्थ में होता है तो अपीयर के साथ कभी भी आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इट अपीयर्स, इट अपीयर्स टू मी दैट ही विल सक्सीड, इट अपीयर्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तो इट इज अपीयरिंग टू मी नहीं होगा। क्लियर है, लेकिन वह कहीं प्रस्तुत हो रहा है, ही इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, वो सही है। प्रतीत होने के अर्थ में, आप प्रतीत होने के अर्थ में अपीयर के साथ आईएनजी नहीं लगाना है, अन्य अर्थों में लगा सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो अपीयरिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रतीत होने के अर्थ में इट अपीयर्स टू मी, जैसे द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, क्वेश्चन कैसे प्रतीत हो रहे हैं, डिफिकल्ट। बुक्स के अंदर कई लोकल बुक्स में क्या करके देता है, वर्ब्स की लिस्ट बना देता है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगना है, स्टूडेंट्स रट लेते हैं उसको, और एग्जाम में वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। इसलिए आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहें कि अगर अपीयर का अर्थ प्रतीत होना है तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, अन्य अर्थों में अपीयर के साथ आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। राम इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए लेकिन, लेकिन अपीयर का अर्थ, अपीयर का अर्थ प्रकाशित होना, टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित होने के अर्थ में हो तो कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो सकता है। प्रकट होने के अर्थ में हो तो प्रयोग हो सकता है, प्रकट होने या उपस्थित होने में, उपस्थित होने के अर्थ में, उपस्थित होने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग सही होता है। देखिए, अगर प्रतीत होने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, बाकी सेंस में कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, माय बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, माय बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, व्हेन
व्हेन इज योर नेक्स्ट बुक अपीयरिंग। क्लियर है? तो ये सही है, यहां प्रकाशित होने के अर्थ में है। उपस्थित होने के अर्थ में देख लीजिए, द सन इज अपीयरिंग ऑन द हॉरिजॉन। द सन इज अपीयरिंग ऑन द हॉरिजॉन। नेक्स्ट देख लीजिए, नाउ ए न्यू आर्टिस्ट is appearing on the stage. appearing on the stage। मैं बोल रहा हूं तो आप लिख लीजिए, राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि इसमें टच पैड में थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है लैपटॉप पे। या उपस्थित होने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है अपीयर के साथ, लेकिन प्रतीत होने के अर्थ में नहीं करना है, देखने के अर्थ में नहीं करना है। नेचुरल गुण है अगर किसी वस्तु का तो उसके अर्थ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट ई वाला पॉइंट डालिए, फील। फील में लिखिए, फील के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई फील दैट ही विल सक्सीड। नाउ आई फील व्हाई आई डिड नॉट सक्सीड। कुछ भी लिख लीजिए, नाउ आई फील। महसूस करने के अर्थ में, महसूस करने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। नाउ आई फील दैट, नाउ आई फील व्हाई आई डिड नॉट सक्सीड। महसूस होने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। महसूस होने के अर्थ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। इसमें लिखिए लेकिन, 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 लेकिन फिजिकल और मेंटल कंडीशन बताने के लिए, फिजिकल और मेंटल कंडीशन बताने के लिए कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर ने पूछा आपसे, द डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा हाउ डू यू फील नाउ। तुम कैसा महसूस कर रहे हो, डॉक्टर ने पूछा। तो पेशेंट ने क्या जवाब दिया, द पेशेंट, द पेशेंट क्या रिप्लाई करता है पेशेंट, आई फील बेटर नाउ। नेक्स्ट, लेकिन अगर आपको, ये तो इंडेफिनिट के अंदर था, अगर आपको डॉक्टर ये पूछे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो वो भी सही है। अगर आपकी कंडीशन, आपकी स्टेट पूछी जा रही है तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, अपनी स्वास्थ्य से संबंधित कंडीशन बताने के लिए फील के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। और महसूस होने के अर्थ में आप फील के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। एफ, थिंक। थिंक में लिखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग सोचने के अर्थ में नहीं किया जाएगा। सोचने के अर्थ में आई थिंक आई हैव डन वेल। लेकिन, लेकिन, लेकिन वाले ही आपको बस समझने हैं एक बार, ताकि आपको
में दिक्कत नहीं। भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के अर्थ में भविष्य की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के ऊपर अगर आप विचार कर रहे हो, भविष्य की संभावनाओं पर, भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के अर्थ में थिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है या कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल बता देता हूं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपके। आई एम थिंकिंग टू गो टू द यूएसए, मैं यूएसए जाने की सोच रहा हूं। तो आप भविष्य की संभावनाओं पे विचार कर रहे हैं, तो आप थिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। एग्ज़ाम के अंदर हियरिंग लगाता है तो कई स्टूडेंट्स रटे रहते हैं, जज हियर कर रहा होता है फिर भी उसको गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसकी पूरी लिस्ट बनानी है, इन एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ना है दोबारा से। अब इसमें जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है आपको। वो क्या है कि एमंट नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, एम नोट ही होगा, एम नोट होगा, एमंट नाम का कोई वर्ड नहीं होगा। ध्यान रखें, एमंट नहीं होता है। दूसरी बात, कुछ एक चीज़ें हैं स्पेशल जो कर लेते हैं, फिर ये टेंस समाप्त होने वाला है, ज़्यादा लंबा है नहीं। नोट कि कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे अपने को टेंस का थोड़ा आइडिया होता है। जैसे दिस मॉर्निंग, अगर दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो वहाँ सामान्यतः पास्ट टेंस का सूचक है। दिस मॉर्निंग से सामान्यतः पता लग जाता है कि ये हाई पास्ट की बात कर रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं दिस आफ्टरनून की, तो दिस आफ्टरनून से दो चीजों का पता लगता है, या तो पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की। और दिस इवनिंग की जब बात की जाती है तो दिस इवनिंग से सामान्यतः हमें पता लगता है फ्यूचर का, ये फ्यूचर की इवेंट है। सामान्यतः ऐसा होता है। ये आपके कई बार फिल इन द ब्लैंक वगैरह में काम दे जाती है, छोटी छोटी चीजें, कि दिस मॉर्निंग पास्ट को इंडिकेट करता है सामान्यतः, दिस आफ्टरनून पास्ट और फ्यूचर को, और दिस इवनिंग फ्यूचर को। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, इन द इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून। जब आपने इन लगा दिया आगे तो इसमें लिख लीजिए कोई आपको टेंस का पता नहीं चलेगा, नो टेंस। वो मैंने डायरेक्ट दिस इवनिंग लगा हुआ है, आगे इन नहीं लगा हुआ है, तब की बात की है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है, टुडे के साथ मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। टुडे के साथ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आपको नहीं लगाना है। टुडे के साथ नाइट वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। टुडे नाइट नाम का कोई वर्ड नहीं करना है, गलत होता है। टुडे नाइट गलत, टुडे नाइट की जगह आप यूज क्या करोगे, टू नाइट। नेक्स्ट, नोट में ही नोट करते रहिए इनको, बस थोड़ी देर की बात और है, नोट करते रहिए। ही इज ऑलवेज ईटिंग, वह हमेशा खाता रहता है। ही इज ऑलवेज ईटिंग का अर्थ क्या है, वह हमेशा खाता रहता है। ऑलवेज लगा दिया तो इसका अर्थ देखिए, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ऑलवेज ईटिंग, ऐसे बोलेंगे इसको कि हमेशा खाता रहता है को क्या बोलना है, ही इज ऑलवेज ईटिंग। ही इज ऑलवेज स्टडिंग, वह हमेशा पढ़ता रहता है, तो ही इज ऑलवेज स्टडिंग। नेक्स्ट,
नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 हो गया हमेशा के अर्थ में कैसे देना है। नोट नंबर 2 करिए नोट। फाइंड, फाउंड, सी, सो, वॉच और वॉच्ड। अगर आपने होते हुए कार्य देखता है तो कंटिन्यूस, होते हुए कार्य देखता है तो कॉन्टिन्यूस टेंस। और होने के बाद देखता है, होने के बाद, होने के बाद देखा तो लगाना है परफेक्ट। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये रूल, कि ये कुछ वर्ब हैं, फाइंड, फाउंड, सी, सो, वॉच, वॉच्ड। अगर कार्य होते हुए देखने के अर्थ में है तो कंटिन्यूस, होने के बाद देखा तो परफेक्ट। ये दो ही टेंस का इसके साथ जोड़ा बनता है। जब टेंस समाप्त हो जाएगा तो मैं सब टेंस के जोड़े कराऊंगा जो मिक्स वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस क्लास के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें वहाँ मैं रिपीट करूँगा, इनको ध्यान से देखिए एक बार। आई फाउंड दैट ए बॉय stood इन द कॉर्नर। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए मैंने देखा, या तो खड़े हुए देखा या काम कोई कंप्लीट हो चुके होने के बाद देखा। तो स्टूड की जगह आपको क्या करना है, वाज स्टैंडिंग। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वाज स्टैंडिंग कर लीजिए। फिर है, इसमें इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें एक टेंस का जोड़ा बना लीजिए। नोट नंबर 3 के साथ, नोट नंबर 3 के साथ जोड़ा बनाइए, लिख लीजिए। सिंपल, सिंस और बिकॉज। यहां इस जगह सिंस का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में ही होगा, प्लस कॉन्टिन्यूस। सिंपल टेंस वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और सिंस और बिकॉज अगर दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो सामान्यतः सिंपल टेंस के साथ कंटिन्यूस का जोड़ा बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर होगा। देखिए, आई डिड नॉट फाइंड, आई डिड नॉट फाइंड एनी अटेंशन, एनी अटेंशन टू माई फादर सिंस आई एम वॉचिंग माई फेवरेट मूवी। तो इसमें एरर आती है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं देख रहा था। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था। जब ऐसा अर्थ होता है तो कर रहे के अर्थ में कंटिन्यूस लगाते हैं, सिंपल। वो एग्जाम में एरर कहाँ देता है, सिंस क्योंकि का अर्थ दे दिया। तो वहाँ यहाँ क्या है कि आई वाज वाचिंग की जगह वो क्या कर देता है, आई वाज्ड कर देता है। वाज वाचिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे पास्ट का वाक्य है। तो यहाँ आई वॉच्ड माई फेवरेट मूवी, तो वॉच्ड लगा देता है, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा देता है, सिंपल पास्ट टेंस लगा देता है। तो आपको डाउट आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक तरफ सिंपल आएगा दूसरी तरफ कंटिन्यूस आएगा। समझ गए होंगे इसको।
एक एग्जाम्पल अगर और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, माई ब्रदर वाज caught red-handed when he was smoking। फिर है, तो इस तरह में आपको ध्यान रखना है, जब एक कार्य हो रहा हो उसी के मध्य दूसरा कार्य हो जाए, तो कोई आप काम कर रहे हो, उसके कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, उसके बीच में आपने कोई दूसरा काम किया या नहीं किया का अर्थ होता है, तो कंटिन्यूस के साथ सिंपल टेंस का जोड़ा बनता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमने दो टेंस का मैंने आपको बताया है, जो जब सब टेंस खत्म हो जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन दोबारा अच्छे से डिस्कस होगा। कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया है कि सिंपल टेंस के साथ दूसरा कंटिन्यूस टेंस, दो टेंस एक साथ बिकॉज से जुड़ते हैं, ये हमने एक जोड़ा किया है। नोट नंबर 3, ये मैं करवा चुका हूं, फिर भी आप देख लीजिए। सी नोज हिम वेरी वेल। सी इज नोइंग हिम वेरी वेल। क्या सेंटेंस सही है? नहीं, जानने के अर्थ में नो के साथ कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तो सी नोज हिम वेरी वेल। फिर है, द पोट कंटेन्स वाटर। इज कंटेनिंग नहीं होगा, पजेसिव वर्ब हमने करी थी। पजेसिव कर्स क्या होती है? हैव होती है, ऑन होती है, कंटेन होती है। तो जब आप कंटेन्स वाटर की, इज कंटेनिंग नहीं होगा, पजेसिव। नेक्स्ट, द पेन इज कॉस्टिंग 10 रुपीज। क्या कॉस्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग आता है? नहीं आता है। ये मैंने आपको करवा दिए थे सब, इनके सबके एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। वीडियो दोबारा सुनिएगा, अगर याद नहीं हुआ है तो एक दो बार सुनते ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने कल एक फ्रेजल वर्ब करी थी, वेट ऑन। वेट ऑन का क्या अर्थ हुआ करता था? वेट ऑन, वेटर मैंने बताया था, वेटर वेट ऑन करता है, टेबल पे सर्व करता है। अगर नौकर की तरह अगर आपकी पत्नी सेवा कर रही है तो वेट ऑन, और वेट ऑन के बाद अगर हैंडेड फुट लगाए तो वेट ऑन आप प्रयोग करेंगे। और रिपोर्ट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं ताकि आप डिसीजन ले सकें तो वेट ऑन का प्रयोग करते थे। और वेट की नेक्स्ट आज एक फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं, वेट के साथ अप। वेट अप, इसका अर्थ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, प्रतीक्षा में जागते रहना। प्रतीक्षा में जागते रहना या सजग रहना। सजग रहना भी लिख लीजिएगा, कई सजग रहने के अर्थ में भी यूज होती है। वो कहते हैं ना, पहले राजस्थानी गानों में यूज आया करता था कि राजपूती महिला अपने पति का इंतजार करते करते सोती नहीं है, कहे पति अपने पिया आएंगे, तो वही वाली है। तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब जो पिया आने वाली होती है वो जागती रहती है, अप रहती है। तो जागती रहती है, चांद पूरा आकाश में आ जाता है, तो वेट अप वर्ड का यूज होता है। तो और सामान्यतः इसके साथ वेट अप के साथ फॉर लगता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वेट अप के साथ फॉर का प्रयोग होता ही होता है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट अप फॉर मी, आई मे बी लेट। कि मेरे लिए जागते मत रहना, जागते हुए इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। तो जागते हुए के अर्थ में
वेट अप। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप सजग रहने के अर्थ में लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक एग्जांपल, वेट अप ही कैन कम हेयर एनी टाइम। क्लियर है। तो वेटअप हमने यूज किया। वेटअप क्या होता है? प्रतीक्षा करते हुए जागते रहना, वेटअप। वेट ऑन याद हो गया था, वेटअप याद हो गया। नेक्स्ट है वेट अराउंड। नेक्स्ट है वेट अराउंड। अराउंड और अबाउट दोनों सेम होते हैं। वेट अराउंड वेट अबाउट दोनों का अर्थ सेम होता है, एक ही बात होती है। वे, कई डिक्शनरी वेट अराउंड यूज करती है, अबाउट दोनों सही माने जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? किसी के इंतजार में बिना कुछ करे समय गुजार देना। किसी के इंतजार में बिना कुछ करे समय गुजारना। देखिए अराउंड से आपको याद हो जाएगा। अराउंड क्या होता है कि अराउंड आप घूम रहे हो, यानी फालतू घूम रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तो वेट के साथ अराउंड लग गया तो किसी के इंतजार में आप समय बिता रहे हो। जैसे अगर मैं इसका ऑप्शन आपको ईडियम में आए वेट अराउंड, तो आपको इस तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ मिल सकता है, टू स्टे इन द सेम प्लेस एंड डू नथिंग वाइल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन और समवन टू अराइव। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्लीज डोंट कीप हर वेटिंग। प्लीज प्लीज डोंट कीप हर वेटिंग। प्लीज डोंट कीप हर वेटिंग। 'से इंतज़ार मत करवाओ। घंटों से खड़ी हुई है कोई एट द गेट, आप उसे इंतज़ार मत करवाओ। किसी के इंतज़ार में बिना कुछ करे तक समय गुजारना, तो क्या होता है? वेट अराउंड या वेट अबाउट का यूज़ होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल और कर लीजिए, मूवी मेकिंग involves acting for 10 minutes and waiting around for about waiting around or about for 2 hours। 10 मिनट की मूवी बनती है, उसके बाद 2 घंटे तुम्हें इंतजार करते हुए बिताने पड़ते हैं, तो वेटिंग अराउंड का यूज आता है। देखिए आज हमने 2 फ्रेजल वर्ब करी हैं वेट की। नेक्स्ट कल करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करते ही पढ़नी है। एक साथ में सारी वो लिस्ट नहीं बनवाना चाहता आपको, ताकि आप याद नहीं कर पाए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है। कंटिन्यूस टेंस में कुछ हमने कीवर्ड पढ़े थे, नाउ ए डेज, दीज डेज, इनके साथ सामान्यतः कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग आता है। फिर हमने पढ़ा कि किन के साथ नहीं आता है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ पोजेशन और कुछ मिसलेनियस वर्ब्स हमने पढ़ी थी।
सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, नो, ऑन, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो ये वाली लिस्ट अपने को याद रखनी है। फिर हमने एक टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि कैसे सिंपल टेंस के साथ कॉन्टिन्यूस का जोड़ा बनता है। फिर हमने दो फ्रेजल वर्ब आज करी है, वेट अप एंड दूसरी वेट अबाउट और अराउंड। वेट अप का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा में जागते रहना। और वेट अराउंड का अर्थ क्या होगा? किसी के इंतजार में घंटों बिता देना। मूवी वाला एग्जांपल याद रखें कि 10 मिनट की मूवी बनाते हैं और वेट अराउंड चलता रहता है, ठीक है, उसके अराउंड आप वेट करते रहते हो। तो इस तरह आपको दो फ्रेजल वर्ब ये याद करनी है। एक कॉपी अलग लगा लीजिए फ्रेजल वर्ब की, मैंने कल भी कहा था डेली हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। धीरे धीरे आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। और ये ऐसी दवा है जिसको आपको सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लेनी है। एक एक दो दो फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, एक एक दो दो को देखते रहिए, डेली डेली देखते रहेंगे, एक एक दो दो मिनट इतने में आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।